मुझे शादी के नाम से भी डर लगता था, क्योंकि शादी के नाम पर जो खलवाड़ लड़कियों के साथ किया जाता था, मुझे इससे खौफ आता था। यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बहुत इनकार करने पर भी मेरी शादी कर दी गई। मैं अपने कमरे में बैठी बेतहाशा रो रही थी, हालांकि आज मेरी शादी की रात थी। इस रात हर लड़की बहुत से अरमान और ख्वाहिशें लेकर अपने पिया घर नई जिंदगी की खुशियों की मुंतजिर होती है, लेकिन मैं बेहद परेशान थी। मैं इस कदर बदहवासी का शिकार थी कि शौहर की आमद का सोचकर ही मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं कहीं छप जाऊं जहां मेरा शौहर मुझे ना देख सके। काश कि ये मंजर मेरी आंखों से गायब हो जाए। मेरा दिल इस वक्त किसी भी लगाम घोड़े की तरह भाग रहा था। बदहवासी की वजह से मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। खौफ के मारे मुझे अपना दम घटता हुआ महसूस हो रहा था कि जब कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे शौहर नवाज कमरे में दाखिल हुए। इसे देखकर मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। खौफ के मारे मैंने अपने बेड की चादर को अपने हाथों से दबोचा था। मैं जब्त से गुजर रही थी। जैसे जैसे मेरा शौहर मेरे करीब आ रहा था, मेरा पूरा वजूद होले होले लरजने लगा था। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मेरे हुसैन चेहरे को बड़ी महवियत से देखने लगा। मैं बेहद खूबसूरत थी और यही मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा मसला बन चुका था। जैसे ही इसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा तो इसे इतना सर्द पाकर मुझसे कहने लगा, क्या बात है रूबीना, तुम इस कदर नर्वस क्यों हो? अब मैं इसे क्या वजह बताती कि मुझे शादी से डर लगता है। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। मैंने कहा, कुछ नहीं। वो कहने लगा, फिर तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? मैंने धीरे से कहा कि मुझे इस रिश्ते से खौफ आता है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, मेरा हाथ थामकर मुझे तसल्ली देने लगा, कहने लगा, परेशान ना हो। मैंने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहने लगा, इसमें डरने की क्या बात है? मैंने कहा, मुझे खौफ आता है, पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। वो कहने लगा, देखो इसका एक हल है मेरे पास। मैंने पूछा, वो क्या? मेरी इस बात को सुनकर उसने मेरे हाथों को थामकर मुझे तसल्ली दी। इसके बाद वो उठकर खड़ा हो गया। फिर चलते हुए अलमारी के पास गया, अलमारी खोली, एक मेडिसन लाकर मुझे थमा दी, साथ में पानी का गिलास दिया, कहने लगा, ये गोली खा लो। मैंने कहा, ये किस चीज़ की गोली है? नवाज कहने लगा, तुम्हारी तमाम परेशानियों का हल इस गोली में है। नवाज की बात को मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं इस वक्त बेहद घबराई हुई थी, खौफ से मेरी जान निकल रही थी। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरी परेशानियों का हल ये एक गोली कैसे हो सकती है। बहरहाल मैंने गोली खा ली। नवाज मेरे करीब आने लगा। इसने मेरे दोनों हाथों को थाम कर अपने होंठों पर लगाया, मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। मैं यूं थी कि जैसे मुझ पर लर्जा सा तारी हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता नवाज ने मुझे अपने हिसार में ले लिया, मगर मैं खौफ के मारे अपना आप इससे छुड़वाने लगी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी आंखों में एक खुमारी सी उतरने लगी है। मैं नींद की आगोश में जाने लगी हूँ। मैं चाहकर भी खुद को जगा नहीं पा रही थी। कुछ ही पल लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। मेरी शादी से चंद दिन पहले मेरी सहेलियां मुझे लेकर बैठ गई थीं, जो कि पहले से शादीशुदा थीं। मुझसे कहने लगे कि चंद दिन बाद तुम्हारी भी शादी होने वाली है, इसलिए ज़रूरी है कि हम तुम्हें इस रिश्ते के बारे में आगाह कर दें। मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल नावाकिफ थी, इसलिए जब मेरी दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे इस रिश्ते से खौफ सा महसूस होने लगा। शायद उनके बताने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। कहने लगे, शौहर अपनी बीवी पर शादी की रात बिल्कुल भी रहम नहीं खाता, और तुम तो खैर मनाओ, तुम्हारा हुसैन रूप देखकर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ। ये कहकर वो मुस्कुराने लगे और मेरा दिल धक धक करने लगा। उनकी जुबानी बातें मेरा होश उड़ाने लगे। शादी की रात का जो नक्शा मेरी दोस्तों ने मुझे बताया था, मुझे इस रात से खौफ सा आने लगा। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरा दिल चाहता था मैं कहीं छप जाऊं। इसलिए शादी की रात अपने शौहर की आमद पर मैं बेहद डरी हुई घबराई हुई थी। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन नवाज ने मेरी बात को सुनकर इसे समझने की कोशिश की। इसने मुझे शायद नींद की गोली खिलाई थी, जिसे खाते ही मैं कुछ ही देर में सो चुकी थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद न थी। हाँ, इतना एहसास था कि मेरा शौहर मुझसे अपना हक वसूल कर चुका है, लेकिन सच तो शायद इतना भयानक था कि मेरी सोच भी इस तक नहीं पहुंच सकती थी। बहरहाल जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा वजूद दर्द से चूर था। मैंने करवट बदली तो मेरी कमर में शिद्दत से दर्द की टीस उठने लगी।
मैं दर्द से करा उठी। मेरे साथ लेटा मेरा शौहर फौरन से बैठा कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। याद करने के बावजूद भी मुझे ये रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने चकराते सर को पकड़ूं या फिर अपनी दुखती कमर को। मैंने बेड पर नजर दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर बेड पर बिखरी पड़ी थीं। मैंने बमुश्किल अपना तकिया बेड के क्राउन के साथ लगाया, हाथों को बेड पर रखकर बमुश्किल उठकर बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठी। मेरे बाल खिले हुए थे और मेरी बिखरी हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे शौहर ने मेरे साथ नरमी वाला मुआमला नहीं किया था। मैं चाहकर भी अपने दर्द की शिद्दत को जब्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे इम रोता देखकर नवाज भी उठकर बैठ गया, कहने लगा, देखो ये सब तो होता ही है, तुम्हें अपने आप को इस बात का आदी बना लेना चाहिए। अब खूबसूरत बीवी हो तो इंसान कैसे अपने जज्बात पर काबू पा सकता है। फिर तुम रात को बहुत ज्यादा खौफजदा लग रही थी। मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें मेडिसिन ना दी तो तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने दोगी और मैं अपनी ये रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये कहकर वो उठकर वॉशरूम में चला गया, लेकिन मुझे अपना वजूद इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि मैं उठकर खड़ी हो पाऊं। नवाज अपने घर में अकेला रहता था, इसके वालिद हयात न थे। पहले तो मेरे वालिद इस रिश्ते पर राजी ही न थे, कहने लगे, अकेला अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्ते समझ में नहीं आते। लेकिन फिर मेरी वालिदा कहने लगे कि ये नौजवान अच्छा खासा कमाता है, अपना घर है, अब अगर उसके वालिदैन हयात नहीं है तो इसमें इसका क्या कसूर है। अपने अच्छे से छानबीन तो करवाई है, इस रिश्ते में किसी ने कोई भी बुराई या नक्स नहीं निकाला। अच्छा है मेरी बेटी पर और ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात ही मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं खड़ी होने से भी कासिर हो जाऊंगी। नवाज जब नहाकर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा, देखो मेरे घर में तुम्हारी खिदमत करने के लिए फ़िलहाल कोई नहीं है, इसीलिए घर को खुद ही संभालना है। मुझे इसकी बात पर एतराज़ न था, लेकिन मुझे अपना आप इस वक्त इस काबिल नहीं लग रहा था कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। मुझे ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया कि जल्दी उठकर बाहर आओ, मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं बेड से उठकर खड़ी हुई तो मेरी कमर यूं थी कि टूट जाएगी। कमर पर हाथ रखा, नहा धोकर कमरे से बाहर निकल गई। नवाज लाउंज में ही बैठा फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा था, लेकिन जो बातें वो कर रहा था इसने मुझे शर्म से पानी पानी कर दिया था। वो गुजरी हुई रात के लम्हात न जाने किसे बता रहा था, वो भी बड़े बेबाक अंदाज में। मैं फौरन से नजरें झुकाए किचन में चली गई। बमुश्किल ही मैंने अपना और नवाज का नाश्ता बनाया था। नाश्ते के दौरान मैंने झिझकते हुए नवाज से ये बात कही थी। मैंने कहा, नवाज मेरी कमर में बेतहाशा दर्द है, इसलिए मैं शायद रात को आपको वक्त ना दे सकूं। नवाज इस वक्त चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर उसका कप होंठों के करीब जाते हुए रुका, कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे इस तरह के बहाने नहीं सुन सकता। मुझे हर सूरत बहुत जल्द औलाद चाहिए, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। इसकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ किया हुआ, लेकिन जो हालत मेरी इस वक्त थी मैं शायद मजीद इस बात की मुतहम्मिल न थी। लेकिन मुकाबिल शख्स मेरी हर अजियत से बेखबर बस अपनी ही मनमानी करना चाहता था। जैसे ही रात हुई मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। रात को फिर नवाज ने मुझे एक दूसरी मेडिसिन दी। मैंने कहा, मुझे नहीं खानी। कहने लगा, ये नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा, फिर ये किसी और चीज़ की दवा है। मैंने कहा, किस चीज़ की दवा है? कहने लगा, ये जल्द हमला हो जाने की है। ये सुनकर मैं कुछ देर तो इसकी शक्ल देखती रह गई कि आखिर इसे किस बात की जल्दी थी। मेरी शादी को कौन से 3-4 साल बीत चुके थे, अभी मेरी शादी को 4 दिन भी नहीं गुजरे थे, वो मुझे हमला होने की मेडिसिन देने लगा था। मैंने कहा कि अभी तो हमारी शादी को 1 माह भी नहीं गुजरा। वो कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कितनी शिद्दत से औलाद की ख्वाहिश है। मैं नहीं चाहता कि मज़ीद वक्त ज़ाय हो। 1 साल में पहले ही ये देखता रहूं कि तुम्हें औलाद हो सकती है या नहीं, और फिर मैं तुम्हें मेडिसिन खिलाऊं। ये कहकर इसने वो मेडिसिन मेरे मुंह में डाल दी। पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने पानी पीकर वो दवाई अपने अंदर उतारी, लेकिन मुझे हैरत इस वक्त हुई जब गुज़िश्ता रात वाली गुनूदगी मुझ पर फौरन से छाने लगी। इस वक्त मेरा दिमाग इस काबिल नहीं था कि मैं ये बात सोचती कि अगर ये दूसरी मेडिसिन थी तो मुझे गुनूदगी क्यों हो रही थी। मुझ पर क्यों इतनी शिद्दत से नींद तारी होने लगी थी कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी।
लेकिन इस बार गहरी नींद और बेहोशी के आलम में भी अपनी चीखें मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थीं क्योंकि मेरी कमर में शदीद दर्द उठा था। दर्द की इतनी शिद्दत थी कि गहरी नींद के बावजूद मैं रो रही थी। इस बार मेरी आंख दर्द की वजह से जल्दी खिल गई। इस वक्त मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैंने नवाज को उठा दिया। मैंने कहा, लेकिन वो बेजार सी सूरत बनाए कहने लगा कि अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा, तुम क्यों मेरी नींद का बेड़ा गर्क कर रही हो? मैं तुम्हें पेन किलर देता हूं, तुम वो खा लो। इसने मुझे एक और दवाई दी जिसे खाकर मेरे दर्द में बस जरा सा फर्क हुआ, इतना कि मैं सो गई। लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठी दर्द की शिद्दत फिर से बढ़ने लगी। अब तो ये रोज का मामूल बन गया। मुसलसल 8 दिन से मैं इसी तकलीफ से दो चार थी, लेकिन नवाज को तो जैसे मेरी किसी तकलीफ का कोई एहसास ही न था। एक दिन वो ऑफिस से वापस लौटा तो मैंने कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे नवाज से दूर रहने का बस यही एक बहाना सूझा था। वो कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक मेरी औलाद नहीं हो जाती मैं तुम्हें कहीं भी नहीं भेजूंगा। मुझे समझ नहीं आती थी आखिर इसे औलाद की इतनी जल्दी क्यों है। हर चीज़ अपने वक्त पर ही होती है। औलाद का हो जाना मेरे इख्तियार में तो नहीं है। 8 दिन में मेरा ये हाल हो चुका था कि मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी। पेन किलर खा खा कर अब तो मेरा मैदा भी डिस्टर्ब हो चुका था। मैं नवाज से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती तो इस बात पर भी नहीं मानता था। कहता था, डॉक्टर भी तुम्हें पेन किलर ही देगी। लेकिन एक बार जैसे ही वो घर से बाहर गया, मैंने अपनी वालिदा को बुला लिया। उनके साथ में एक लेडी डॉक्टर के पास चली गई। मैंने इसे कमर दर्द की शिकायत का कहा। मेरा हाथ अभी भी अपनी कमर पर था। मैं 8 दिन से मुसलसल ये तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। मेरी डॉक्टर ने जब मेरा मुआयना किया तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी। जो बात मुझे डॉक्टर ने बताई वो सुनकर तो मैं सांस लेना भूल गई। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो कहने लगी, मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, इसलिए मैं जानती हूं कि तुम्हारे साथ किया हुआ है। फिर वो मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम इस वक्त होश में होती हो जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे करीब आता है? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया क्योंकि नवाज तो रोज़ मुझे जल्द हामिला हो जाने की दवाई देता था, जिसको खाते ही मैं गुनूदगी में चली जाती थी। लेकिन जो बात लेडी डॉक्टर ने मुझसे कही थी, मुझे इसकी बात सुनकर नवाज पर शक होने लगा। वो कहने लगी कि अगर तुम्हारे शौहर को तुमसे मोहब्बत है तो वो तुम्हें नींद की दवा देकर क्यों रिश्ता कायम करता है? इसकी क्या वजह है? इस तरह के सवालात सुनकर मुझे नवाज पर शक सा होने लगा। लेकिन ये मैं कैसे जान सकती थी कि क्या सच है, क्योंकि मैं इससे पहले भी कई बार वो मेडिसिन खाने से इनकार कर चुकी थी। लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता था। जबरदस्ती वो मेरे मुंह में मेडिसिन डाल देता था और पानी का गिलास मेरे लबों पर लगा देता था। अपने सामने वो मुझे मेडिसिन खिलाता था। डॉक्टर कहने लगी कि अच्छा ऐसा करो, तुम मुझे इस मेडिसिन का नाम बताओ। तब मैंने सोचा कि मुझे तो इस मेडिसिन के बारे में कुछ इल्म ही नहीं है। आज तक नवाज ने मुझे वो मेडिसिन दिखाई ही नहीं थी। वो तो अपनी अलमारी में से वो दवा निकाल कर मुझे देता था। लेकिन मैंने जब ये बात लेडी डॉक्टर को बताई तो वो हंसने लगी। कहने लगी, ऐसी कौन सी दवाई है जो तुम्हारा शौहर इतना छुपा के रखता है और रोजाना तुम्हारे इनकार करने पर भी तुम्हें खिलाता है? तुम अपने शौहर की हरकतों पर जरा गौर करो तो तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। डॉक्टर मुझसे ये सारी बातें कह रही थी। मैं इस वक्त अकेली इस लेडी डॉक्टर के कमरे में थी। मेरी वालिदा कमरे से बाहर बैठी थी, इसलिए हर बात से अनजान थी। मैं गायब दिमागी से अपने घर पहुंची। मेरी वालिदा मुझसे कहने लगे कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? तुम्हारे सर पर तो सास ससुर और नंद देवरों की जिम्मेदारी भी नहीं है। तुम्हारा शौहर भी तुमसे मोहब्बत करता है। 8 दिन ने तुमने अपनी क्या हालत बना ली, तुम्हारी रंगत भी बिल्कुल पीली पड़ चुकी है। अब मैं अपनी वालिदा को क्या बताती कि मैं किस बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरा शौहर किसी वहशी जानवर से कम ना था। रात को मुझे नींद की दवा खुलाकर मेरे साथ खलवाड़ करता है। मेरी वालिदा मुझे नसीहत करके अपने घर जा चुकी थी। मैं पूरा दिन डॉक्टर की बातों को सोचती रही, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई हल न था और ये ऐसी बात थी कि मैं नवाज से कह नहीं सकती थी। मुझे अपना अब बिल्कुल बेबस लग रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं अपनी वालिदा के साथ ही उनके घर चली जाऊं, लेकिन मेरी वालिदा मुझे कभी भी मेरे शौहर की इजाज़त के बगैर अपने घर लेकर नहीं जाती थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर मेरे ज़हन में आया कि अलमारी खोल कर देखती हूँ आखिर नवाज मुझे कौन सी मेडिसिन खिलाता है। मैं फ़ौरन से उठकर खड़ी हो गई।
धीरे धीरे से चलती हुई कमरे में आई, नवाज की अलमारी खोली। सामने ही उसके कपड़े पड़े हुए थे। मैंने एक एक जोड़ा उठाकर देखा, लेकिन मुझे वो मेडिसिन कहीं ना मिली। फिर मैंने दराज भी देख लिए, इसमें भी इसके कुछ ज़रूरी कागजात थे, लेकिन कोई मेडिसिन नहीं थी। लेकिन जब मैंने नीचे लाकर खोलना चाहा तो वो लाक था। मैं समझ गई कि वो दवाई नवाज ने इसी लाकर में रखी है। रात को जब नवाज वापस आया तो इसे खाना दे दिया, लेकिन मेरी भूख तो जैसे उड़ चुकी थी, मैंने खाना नहीं खाया था। रात को सोते वक्त मैंने दूध का गिलास पी लिया। इससे पहले कि नवाज कमरे में आता, मैं फौरन से बेड पर जाकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर लें ताकि नवाज को लगे कि मैं सो चुकी हूँ। हो सकता है मुझे सोया हुआ देखकर वो मुझे मेडिसिन ना खिलाए और ना मुझ पर नींद तारी हो। आखिर वो रात को मेरे साथ करता किया है। कुछ ही देर बाद नवाज कमरे में आया। मुझे बेड पर सोता देखकर करीब आया, बाजू से मुझे हिलाकर उठाने लगा, कहने लगा, उठ कर बैठो। मैंने आंखें खोलीं तो नवाज माथे पर तिवरी चढ़ाए मुझे देख रहा था। मैंने कहा, नवाज मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ, मेरी कमर में शदीद दर्द है। मेरी बात सुनकर नवाज कहने लगा, ये बहाने तुम मेरे सामने मत लगाओ, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मुझे हर कीमत पर औलाद चाहिए। चुल्लू उठो, मेडिसिन खाओ। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा, आखिर आपने मेडिसिन अपनी अलमारी में छुपा के क्यों रखी है? मेरी बाकी मेडिसिन के साथ रख दे, मैं खुद खा लिया करूंगी। मेरी बात सुनकर इसने बड़े ताज्जुब से मुझे देखा, कहने लगा, तुम ये कैसे जानती हो कि मैंने तुम्हारी मेडिसिन को अलमारी के लाकर में रखा है? मैं इसकी बात सुनकर घबरा गई। जल्दबाजी में शायद मैंने कुछ गलत कह दिया था। मैंने कहा कि ऐसे ही मैंने सोचा कि आज मैं खुद मेडिसिन खा लूं। मैंने आपकी अलमारी देखी तो कहीं पर भी वो दवाई मौजूद नहीं थी। मुझे लगा शायद अपने खुद लाकर में रखी है। मैंने एक बहाना तराशा था। वो कहने लगा, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वो दवाई रोजाना तुम्हें खिलाता हूँ और जब तक बच्चा नहीं हो जाता मैं वो तुम्हें खिलाऊंगा। मैंने कहा, नवाज मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अब क्यों मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे? और बच्चा पैदा करने के लिए एक मुकम्मल ट्रीटमेंट होता है और वो कोई डॉक्टर ही मुझे बता सकती है, यूं खुद ही से मेडिसिन खाना ठीक नहीं होता। मैंने सोचा कि शायद मेरी इस बात पर नवाज मुझे वो दवाई ना दे, लेकिन वो कहने लगा, मैं जानता हूँ वो दवाई हर औरत को हमला करती है, तुम्हें किसी भी डॉक्टर से कोई इलाज करवाने की जरूरत नहीं, तुम बस मेरी बात मानो, तुम्हारे लिए वही काफी है। मैंने कहा, मैं आज कोई भी दवाई नहीं खाऊंगी। मेरा ये कहना था कि नवाज का पारा हाई हो गया। इसने मुझे जबरदस्ती दवाई खिलाई और दवाई खाने के बाद मेरी फिर से वही कैफियत होने लगी। सुबह मैं अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो रही थी कि अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द मैं मर जाऊंगी। इसलिए मैंने एक तरकीब लड़ाई। रात के वक्त मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और ऐसी जगह पर रखा जहां से मेरा बेड आसानी से नजर आ सके। रात को नवाज ने फिर मुझे दवाई खिलाई और मेरी वही कैफियत होने लगी। सुबह जब मैं उठी तो नवाज के ऑफिस जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, मैंने जल्दी से वो कैमरा उठाया, इस पर लगी वीडियो देखने लगी, जिसे देखकर मेरे होशो हवास उड़ के रह गए। मैंने वो पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी। मोबाइल को बेड पर एक तरफ फेंक दिया और अपने चकराते हुए सर को पकड़ने लगी। जो कुछ मेरा शौहर मेरे साथ रात में करता था वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे पहले कि नवाज वापस आता, मैंने अपने वालिदैन को अपने घर बुला लिया, सारी सच्चाई उन्हें बता दी। ये सुनकर तो मेरी माँ रोने लगी। मेरे वालिद अपना सर पकड़ कर बैठ गए, क्योंकि नवाज एक नामुकम्मल इंसान था। वो इस काबिल न था कि औलाद पैदा कर सकता, बल्कि वो इस काबिल भी न था कि बीवी के पास आ सकता। मुझ पर यह रोब जमाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि वो एक मुकम्मल मर्द था, वो रात गुजारने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था, जो मेरे साथ सफाकी से सलूक करते थे। मेरे वालिद ने नवाज पर केस कर दिया, मुझे खुल भी दलवा दी। नवाज की इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम हुआ कि इसकी पहले भी शादी हो चुकी है और उसकी बीवी ने इससे इसी बात पर खुल्ली थी कि वो नामर्द है और औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। शायद अपनी इसी इहानत को छुपाने के लिए और अपनी बीवी पर यह साबित करने के लिए कि वो औलाद पैदा कर सकता है, इसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, मेरी जिंदगी को जहन्नम बनाकर रख दिया। जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई तो इसने मुझसे यही कहा था कि अब तुम्हारे साथ रैप हो रहा है, करने वाले एक से जायद लोग हैं। इस वक्त मैं ये सुनकर जब्त से गुजर रही थी कि काश ये बात झूठ हो, लेकिन नवाज मुझे हमला करने के लिए नींद की दवाई देता था ताकि मेरे साथ ये घटिया खेल खेल सके और अपनी अना को तस्कीन पहुंचा सके।
अपनी पहली बीवी पर ये जताने के लिए कि वो मुकम्मल है, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक करें। शुक्रिया।